बताइए पहला टॉपिक क्या है फिजिक्स में तुम लोग का? फोर्स एंड प्रेशर। बुक है तुम लोग के पास? लाइए दिखाइए। सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों है यहाँ? कोई आईसीएसई का नहीं? तो सीबीएसई में एक ही बुक चलता है कि अलग अलग? चलिए तो पढ़ते हैं, है ना। तुम लोग में 8th में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो हम ऐसा पढ़ाते हैं ताकि तुम लोग का स्कूल लेवल भी हो जाएगा और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक डालिए फोर्स। ठीक है, तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स पता है सबको क्या होता है? बताइए। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जिसको नहीं आता है हम तुरंत यहाँ समझाते हैं, समझो ध्यान से। फिजिक्स में हम लोग बहुत सारा टर्म्स का बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में मास यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं बताते जाओ टर्म्स। टाइम हो गया, और क्या क्या? डिस्टेंस। और क्या वर्ड्स यूज करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और क्या यूज करते हैं? मोशन। देखो क्वांटिटी, क्या क्या क्वांटिटी मेजर करते हैं फिजिक्स में क्या मेजर करते हैं फिजिक्स में? जैसे हम लोग मास मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, स्पीड मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन मेजर करते हैं, और क्या मेजर करते हैं? फोर्स मेजर करते हैं। ठीक है, अब समझो ध्यान से। फिजिक्स में जितना भी ये सब क्वांटिटीज है, ठीक है, जैसे हम लोग जाते हैं दुकान में तो बोलते हैं 2 किलो आम दे दो। ऐसा तो नहीं बोलते 2 किलो आम इधर दे दो, ऊपर दे दो, नीचे दे दो, डायरेक्शन तो नहीं बोलते हैं, सिर्फ उसको क्या बोलते हैं? 2 kg। तो उसमें जो 2 kg लिखे, इसमें केजी को क्या बोलते हैं बताइए? हर चीज को नापते हैं उसका एक यूनिट होता है। जैसे लेंथ नापते हैं तो उसका यूनिट मीटर सेंटीमीटर होता है। उसी तरह जब मास नापते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? केजी, ग्राम, ये सब होता है। उसके आगे आपको एक दिख रहा है चीज, 2। ये 2 क्या है? सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, सिर्फ एक वैल्यू है। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी अगर हम मेजर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड का ही हेल्प लेना पड़ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो उस टाइप के क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मेरे को अब बताओ कि फिजिक्स में ऐसा कौन कौन सा क्वांटिटी है जिसमें खाली एक मैग्नीट्यूड का ही जरूरत पड़ता है? टाइम कैसे बताते हो? 3 सेकंड, 10 सेकंड, 2 घंटा, 4 घंटा, ऐसा नहीं बोल 4 घंटा लेफ्ट, 5 घंटा ऊपर, ऐसा तो कभी नहीं बोलते होंगे। तो टाइम भी किस कैटेगरी में आएगा? स्केलर। मास भी किस कैटेगरी में आएगा? स्केलर। लेकिन जब हम लोग फोर्स का बात करते हैं, तो जब हम फोर्स बताते हैं तो खाली बताते हैं 10 न्यूटन की, 10 न्यूटन के साथ एक डायरेक्शन भी ऐड करते हैं। इस ब्लॉक पे कभी भी ऐसे बनाते हैं
तो खाली 10 न्यूटन लिख देते हैं कि 10 न्यूटन लिख के एक ऐसे एरो बनाते हैं? क्या करते हैं? एरो बनाते हैं। इसका मतलब फोर्स जब भी हम लिखते हैं तो साथ में एक मैग्नीट्यूड और प्लस एक क्या, डायरेक्शन। कभी भी किसी क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को अगर लिखना पड़े तो वैसा क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। तो फोर्स किस कैटेगरी में आएगा? वेक्टर्स। लिखिए वहां पर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स में लिखिए, ये सब मत देखना, ठीक है? सीधा एक लाइन में लिखो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Force is a vector quantity having magnitude as well as direction। ठीक है? तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन। ठीक है? अब इसका यूनिट, फोर्स को किस में मेजर करते हैं? तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, तो यूनिट उसी का नाम पे रखा गया। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन, जिसको शॉर्टकट में एन लिखते हैं। लिखो। एक और यूनिट है डाइन। कौन सा डाइन? डी वाई। ठीक है? वो वाला डाइन नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है? तो इसका यूनिट है डाइन, डी वाई एन ई। अब इन दोनों में फर्क क्या बता सकते हो, न्यूटन और डाइन में? ये डाइन जो है वो कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट। और न्यूटन कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट। लिख लिया यहां तक? अब मेरे को बताओ, इस फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज फोर्स? सब रटे हो गए। और कोई? तुम बताओ। हाँ, फोर्स का मतलब होता है बल। और बल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बैठ जाओ। और ठीक है, लगा दिए। फिर Force is the push or pull upon an object resulting in the attraction with the another object. अच्छा, और कौन कौन हाथ खड़ा किया था? तू भी बता। आराम से बता। हाँ, बस पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स। देखो, कोई भी पुश एंड पुल दो ही चीज होता है। किसी को धकेलते हैं तो उसको पुश बोलते हैं, खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पुल बोलते हैं। तो पुश और पुल को ही फोर्स बोलते हैं। या फिर उसको अगर अच्छे से लिखना है तो पुश एंड पुल ठीक है, लेकिन वो करता क्या है? फोर्स क्या क्या क्रिएट कर सकता है? सोचो कि फोर्स से हम क्या क्या चीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉल यहां रखा हुआ था, उसको मैं ऐसे लात मारे तो उस फुटबॉल का क्या चेंज हुआ? स्पीड भी चेंज हो गया। पहले 0 था, बाद में कुछ स्पीड आ गया। ठीक है? यानी कि एक फोर्स एक किसी भी बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है। और क्या क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एग्जांपल बताओ कि देखिए सर, हम फोर्स लगा, डायरेक्शन चेंज हो गया।
हाँ, जैसे बॉल बॉल मान के चलो बुमराह इधर से बॉलिंग किया इधर से, और हम बैट लेके ऐसे मारे तो इधर छक्का मारे, तो इधर से इधर गया, यानी उसका डायरेक्शन क्या कर दिए, चेंज। तो उसमें फोर्स लगाए ना हम, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और स्पीड के जगह क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वो मोशन बदल सकता है। वो मान के चलो, ऐसे समझो ध्यान से, कि कोई धीरे आ रहा था, धक्का दे दिया तो वो स्पीड अप हो गया। कोई स्पीड अप से आ रहा था, उसको उल्टा धक्का दिया तो उसका स्पीड स्लो हो गया। यानी कि वो मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, शेप एंड साइज। एग्जांपल बता दे। आटा में मारेगा, ठीक है, तो मम्मी आटा इसका बना रही थी, आके मार दिया तो उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी फोर्स कितना क्या क्या चीज किया, मेनली चीज मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और शेप एंड साइज। तो अब इसको अगर हम अच्छे से कंट्रीब्यूट करें पूरे चीज को, तो खाली इतना मत लिखना कि पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। हम, तुम क्या बोली थी, फिर से बोलो डेफिनेशन। Force is a push or pull upon an object resulting रिजल्टिंग इन, मतलब वो क्या क्या कर सकता है, रिजल्टिंग इन in its interaction with another object. इंटरेक्शन की जगह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिखो लिखो फटाफट लिखो सब लोग। फोर्स इज अ पुश और पुल, फोर्स इज अ पुश और पुल, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट resulting in change in motion, resulting in change in motion, comma direction, change in motion, comma direction, comma shape and size। इतना लिख दोगे तो कोई टीचर नंबर काट नहीं पाएगा। समझ में आया? तो वो जो वर्ड इंटरेक्शन यूज की ना, तो उस इंटरेक्शन में हम तीन ही चीज लिख दिए, क्या क्या, चेंज इन मोशन, चेंज इन डायरेक्शन, और चेंज इन शेप एंड साइज। क्लियर हो गया? अब फोर्स कितने टाइप का होता है? बताओ। दो टाइप का, कौन कौन सा? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट में लिखिए कॉन्टैक्ट, और दूसरा हो गया नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में अच्छा, ये पढ़ने से पहले, या एक काम करो, लिख लिए तो लिख लिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या? किस फोर्स से कॉन्टैक्ट होना चाहिए? बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब बताओ। When force is applied on an object due to the interaction of other object, कैसा इंटरेक्शन? physical. फिजिकल। मतलब कि अगर हम किसी पे फोर्स लगाएं और वो फोर्स उसको टच करके लगाना पड़ रहा है, तो उस टाइप के फोर्सेस को कॉन्टैक्ट। और कुछ ऐसा फोर्स होगा कि बिना उससे छुए हुए भी हम उस पर फोर्स लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे अगर हमको बुमराह जब बॉलिंग किया था, तो उसका बॉल को जो हम उधर मारे, तो बिना छुए हुए मारे कि उस पर कॉन्टैक्ट लगाना पड़ा, कॉन्टैक्ट लगाना पड़ा, तभी वो गया। अब कुछ फोर्स ऐसा होता है कि जिसमें बिना कांटेक्ट से ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई बता सकता है बिना कांटेक्ट के कौन सा फोर्स होगा? इमेजिन करो, कितने लोग बता सकते हो कि सर, सोच सकते हो कि कोई ये फोर्स सर देखो बिना छुए हुए भी लग गया फोर्स। सोचो सोचो सोचो। क्या ये सब जानते हो कि एक प्लस चार्ज
और एक माइनस चार्ज एक दूसरे को आता है कि नहीं आता? नहीं आता, तो इसको हटा, नहीं आता तो कहाँ पढ़ाएं। और कोई फोर्स जो बिना छुए लग जाए। अच्छा मान के चलो तुमको हम ऐसे ऊपर उठा दिए और छोड़ दिए, तुम किधर गिरेगी? नीचे। कैसे गिरी? ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी तुमको खींचा तो कौन सा फोर्स लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई कांटेक्ट रहा कि ऐसे भी खींच लिया? ऐसे भी खींच लेगा। इसका मतलब वहां कोई कांटेक्ट चाहिए कि बिना कांटेक्ट के हो जाएगा? बिना कांटेक्ट के हो जाएगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किस कैटेगरी में आएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया? तो जिस फोर्स के लिए हमको फिजिकल कांटेक्ट का जरूरत हो वो कौन सा? कांटेक्ट फोर्सेस। और जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट का जरूरत ना हो, फिजिकल इंटरेक्शन का जरूरत ना हो, वो किस कैटेगरी में आएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में लिखिए, इफ द फोर्स इज ड्यू टू, कांटेक्ट फोर्स में लिखो, इफ द फोर्स इज ड्यू टू physical interaction, is due to physical interaction, is due to physical interaction between the bodies, between the bodies, ठीक है? तो उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? कांटेक्ट। और नॉन कांटेक्ट में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे उसमें? फिजिकल कांटेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। लिख लो उसमें, खुद से लिखो, if force is without any physical interaction, if the force is without any physical interaction, तो उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट। ठीक है? अब कुछ कुछ फोर्स इस कैटेगरी में आएगा, कुछ कुछ फोर्स इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है? तो मेरे को ये पहले बताओ। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके फोर्सेस लिखेंगे और उसको कैटेगरीज में बांटते जाएंगे कि ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का है। बताओ कौन कौन सा फोर्स जानते हो? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लिखिए, पहला। ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पहले बताओ क्यों लगता है और कब लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स? कौन लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स? कौन लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स? पहले ये बताओ। अर्थ लगाता है खाली? अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग। और सन? सन बोले ना ना ना, हेवनली बॉडीज। अच्छे से देखो, अच्छे से, ऑल बॉडीज, फिर ऑल हेवनली बॉडीज, एक लाइन बोलो, ऑल हेवनली बॉडीज। और जो हम लोग पतला पतला आदमी वो सब प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स छोड़ के कोई नहीं? अच्छा मेरे को ये बताओ, अच्छा ये सही बोल रहा है कि कुछ छूटा है? क्या? ऑल बॉडी, सब। तो हम, मेरे में और तेरे में ग्रेविटेशन फोर्स पक्का? तो खींचा का नहीं रहा है? कितना कम है? हाँ? फील ही नहीं हो रहा है तुमको? तो हम थोड़ा मोटा हो जाए तो अगले दिन आए पता है मोटा उठा आके, उसके बाद खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा तुम? नहीं। पहला चीज तो ये याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो बॉडीज के बीच में लगेगा, उसमें जरूरत क्या है? सिर्फ मास का। कि अगर इसका मास है, मेरा मास है, तो हम दोनों पे कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम बता देते हैं कि मान के चलिए कि एक बॉडी का मास है m1 और एक बॉडी का मास है कितना? m2। दोनों के बीच कुछ तो डिस्टेंस होगा।
तो इस फोर्स का एक फॉर्मूला होता है G m1 इंटू एम, इसको अच्छे से लिख देते हैं, G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि कोई भी अगर हमको कैलकुलेट करना है कि हम दोनों में कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा, जी को क्या बोलते हैं, किसी को आइडिया? ये जी एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसी को पता है ये चीज, वैल्यू पता है इसका किसी को? नहीं? अच्छा, 10⁻⁻11 ये सब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? 1/10⁻11, ठीक है। यानी इस g का लगभग वैल्यू 10⁻11 के आसपास होता है, लगभग वैल्यू। तो खुद अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि इसमें और मेरे में भी कितना फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल g का वैल्यू लगभग 10⁻11, लगभग। पता, मास बता कितना केजी? हाँ, तो किसका पूछ रहा है? 43। चल, तुमको 50 का बना दिए, ठीक है। और हम हो गए 80, और लगभग हम दोनों में ले लेते हैं 5 मीटर, तो 5 का होल स्क्वायर 25। ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना? 160। 160 ये हो गया 160 इंटू 10⁻11। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 16 इंटू 10⁻10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मैथ्स आता है कि नहीं? चलिए, तो पक्का ये चीज। इसका मतलब क्या है? 16 10⁻10 एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है कि एकदम तुच्छ समान है? तुच्छ समान है ना के बराबर। 10⁻10 का मतलब कितना जीरो है पता है? यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 सॉरी 0.000000000016, और यहाँ कितना जीरो होगा? लगभग 8 जीरो होगा। तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत ही छोटा है, ना के बराबर। इसलिए बेचारा वो वहीं बैठा है, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अर्थ हमको क्यों खींच लेता है, कि अगर हम उछले ऊपर तो हमको नीचे खींच लेता है ना, वो तो क्यों खींचता है? क्योंकि जब अर्थ का बात करेंगे तो एक का मास, अर्थ का मास किसी को भी आइडिया कितना होता है? कितना? बता बता। बहुत ज्यादा में कितना ज्यादा हो सकता है? बता, आज तो बता ही दे कितना ज्यादा हो सकता है। नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा होगा। उसका मास लगभग होता है 10⁻24। अब मेरे को बताओ 10⁻11 इंटू 10⁻24, अब ये चीज बहुत कम होगा कि बहुत ज्यादा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब तो पॉजिटिव में आ जाएगा, इसलिए अर्थ हमको खींच लेता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग तभी एक्सपीरियंस कर पाते हैं जब मास थोड़ा ज्यादा है। तो किसका मास ज्यादा, हम लोग का कि हेवनली बॉडीज का? हेवनली बॉडीज का। इसलिए हेवनली बॉडीज में वो फोर्स दिखता है और हम लोग के बीच वो फोर्स नहीं दिखता, ठीक है। अब इस फोर्स के लिए कोई फिजिकल कांटेक्ट का जरूरत है कि ऐसे भी लग रहा है? ऐसे भी लग रहा है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। समझ में आया? तो एक काम करो, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख डालो। ये सब फालतू का चीज है, ये सब नहीं लिखना है। चलो इसको लिख डालो। यहां लिख लेना, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
ठीक है, लिख लिए। और फोर्सेस बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स, लिखो। तुम लोग बताते जाना, हम बताते जाते हैं। सब फोर्सेस हम लोग अभी सीख लेंगे। फ्रिक्शन फोर्स, कोई बता सकते हो ये फ्रिक्शन क्या चीज है? एक मिनट, ध्यान से देखो। हम जब पेन को ऐसे कर रहे हैं, एक आवाज आ रहा है। वो आवाज कैसे आया? हम तो मार तो रहे नहीं इसको। या हम पैर को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक आवाज आ रहा है। ये आवाज कहां से आ रहा है? Force applied on between two bodies. हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो आवाज कैसे आया? फ्रिक्शन से आया। तो फ्रिक्शन में है क्या ऐसा चीज जो आवाज आ गया? जैसे इसको भी करेंगे तो देखो आवाज आया। Friction इसको रखा है, रुकने की कोशिश कर रहा है, force है। फोर्स लग रहा है। अब समझो इसको, ध्यान से समझो, बहुत मस्त चीज है ये। जितना भी सरफेस देख रहे हो ना, सब ये सब सरफेस देख रहे हो, ये स्मूथ दिख रहा है कि ये रफ है? और नीचे वाला टाइल्स, ऐसा कोई सरफेस नहीं जो पूरा स्मूथ है। इसको भी एकदम जूम करके देखेंगे ना बढ़िया से, तो हर सरफेस तुमको ऐसा रफ दिखाई देगा, ऐसा जिगजैग। ऐसा आज तक कोई सरफेस नहीं बना है जो एग्जैक्ट स्मूथ है, वरना हम लोग कभी चल ही नहीं पाते। हम लोग का चलने में हेल्प कौन करता है? फ्रिक्शन। यही वो आदमी है। तुम लिख भी पा रहे हो तो किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। हाँ, चल लेते हैं, थोड़ा बहुत तो चल ही लेता है। ऐसा थोड़ी कि चल ही नहीं पाता, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन उसमें स्लिप करने का चांसेस ज्यादा होता है। इसमें भी स्लिप कर जाएगा। तुम पानी रख देंगे ना, स्लिप कर जाएगा। इसका मतलब 100% कोई पूरा स्मूथ नहीं होता है, हल्का फुल्का रफ होगा ही होगा। अब समझना कि मान के चलो कि ये बॉडी ए है, ये समझना ये फ्लोर है, इसको हम जूम करके बना दिए, और हम अपना जूता इसके ऊपर रख रहे हैं ना। तो अब जब हम अपना जूता रखें तो इसके ऊपर समझना वो जूता इसके ऊपर ऐसे लॉक हो गया। ये मेरा जूता, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे लॉक हो गया, ऐसे। ठीक है, अब बताओ, तुम ऐसे सोचो कि ऐसे लॉक हो गया ना। अब अगर हम इसको आगे ऐसे पुश कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत लगता है ना पुश करने में। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब लॉकिंग लग गया तो इसको हटाने के लिए कुछ फोर्स लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा? लगाना होगा। तो यानी फ्रिक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इस लॉकिंग को हटाने में जो फ्रिक्शन, इस लॉकिंग को है ना, इसको हटा रहे हैं कि आगे हटने दो। तो ये इसको हेल्प कर रहा है, ये लॉकिंग हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है। उसी अपोजिंग फोर्स को क्या बोलता है? फ्रिक्शन। अब तुम सोचो कि अगर हम उंगली को ऐसे ऐसे रगड़े, क्या इस उंगली से आवाज आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे तो नहीं आएगा जल्दी, पर तुम कोई भी दो चीज अगर हल्का सा उसमें रफ होगा, ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, आवाज आया? करके देख रही है ऐसे ऐसे आ रहा है कि नहीं, तो आवाज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वही वो आवाज आ रहा था। तो अब बताओ, इस फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट का जरूरत है या कांटेक्ट का जरूरत नहीं है? जरूरत है। हवा में थोड़ी ऐसा आवाज आएगा। तो इसके लिए तो फ्रिक्शन किस कैटेगरी में आया? कांटेक्ट फोर्स। और ये फ्रिक्शन इज ड्यू टू, ये फ्रिक्शन किसके कारण लगता है? ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन द surfaces. लिखिए, फ्रिक्शन इज ड्यू टू, फ्रिक्शन इज ड्यू टू, फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग
फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन द सर्फेसेस, is due to interlocking between the surfaces. समझ में आया? और ये कौन सा फोर्स की कैटेगरी में आएगा? कांटेक्ट। लिखिए कांटेक्ट फोर्स, लिख लिए। और बता फोर्स, पहले तुम लोग से जान लेते हैं, फिर जो नहीं होगा हम आगे बताएंगे। और बता फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बड़ा भारी भूल दिया, लिखो सब, बता दिया तो लिखना होगा। अब लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच लगता है? दो बॉडीज के बीच में जिसके पास मास होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच लगता है? दो चार्जेस के बीच में। लिखो इट इज द फोर्स ड्यू टू, इट इज द फोर्स ड्यू टू चार्जेस ऑन द बॉडी। इट इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। लिखो इट इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, इट इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, चार्जेस के बीच लगता है। और देखो मजेदार चीज बताएं, चार्ज को हम लोग ना Q से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, और बीच में डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? R। फिजिक्स का खूबसूरती क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसका भी एकदम वो जुड़वा भाई है, G की जगह आ जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एकदम सब कुछ सेम है। वहां G को क्या बोले थे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहां K को बोलते हैं, कोई बता सकते हो? पोटेंशियल। K फॉर काइट, क्या? नहीं, चलो ये होमवर्क लिखो, सब खोजबीन करके आना। थोड़ा तुम लोग भी गूगल करोगे तब तो, खाली गेम खेलने से थोड़ी होगा। कौन कौन गेम खेलता है? कौन सा गेम? क्या? माइनक्राफ्ट? पता नहीं, हम नहीं खेलते ये सब। तुम रे? रोब्लॉक? गजब, कितना गेम आ गया। तू तो पक्का खेलता होगा, तेरा चेहरा से बता रहा, तू खेलता है ना? छूता? अरे बाप रे बाप, नहीं सर, छूता है मतलब। कोरोना में जो बाहर नहीं निकले ना, वैसे घर ही में ऐसे बोल रहे थे, आदत खत्म हो गई इसीलिए। अरे वो थोड़ी पूछ रहे चश्मा, हम ऐसे बोल रहे थे चश्मा लग गया था। फोन एकदम नहीं देखता है? अच्छा ठीक, तो कुछ तो खेलता होगा, क्रिकेट, फुटबॉल। फुटबॉल खेलता है ना? मोबाइल भी देखा तो नहीं एकदम नहीं, एकदम नहीं, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मोबाइल गेम छोड़ के और कौन कौन सा, मतलब स्पोर्ट्स में कौन कौन हो, क्या खेलता है? कौन सा, टेनिस बॉल की लेदर बॉल? सारा बॉल से खेलता है। अच्छा, और बैडमिंटन? लड़की? कबड्डी सब, खो खो सब? क्या कुछ तो, कुछ भी नहीं? घर में क्या खाना वाना बनाना पड़ रहा है क्या तुम लोगों को? क्या खेलते हो? कबड्डी? स्पोर्ट्स में रहो, कम से कम एक स्पोर्ट्स हमेशा खेलो, चाहे वो ये सब लूडो कैरम नहीं, सब छोड़ के कम से कम क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है, बास्केटबॉल हो गया, कम से कम एक स्पोर्ट्स में रहो। अब मोबाइल गेम एकदम नहीं खेलना चाहिए, देखो कितना अच्छा लड़का है। ठीक है, चलो, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्ज रख दिए। अच्छा, एक चीज ये पता है,
अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल? रिपेल। दोनों नेगेटिव रहा तो रिपेल। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट। लिखो उसमें, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, उसको बोलते हैं। अच्छा उल्टा लिखवा दिए, सॉरी सॉरी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अच्छा तुम लोगों को क्या लगता है इसमें, इसमें कांटेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लिखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, फिजिक्स में जितना फोर्सेस है सब पढ़ लेते हैं टोटल, ताकि आगे कोई दिक्कत ही नहीं हो। तो ये भी नॉन कांटेक्ट के कैटेगरी में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। बताओ और फोर्स। मैग्नेटिक लिखो, मैग्नेटिक फोर्स। इसमें तुम लोग भयानक कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के कारण लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण लगता है, मैग्नेटिक फोर्स तो खाली दिमाग में रहता है कि मैग्नेट के कारण लगता है, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज ऐसा बताएंगे ना जो समझ में आए तो भी ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक। भूल जाना कि सर कुछ बोले थे। ठीक है, चार्ज जो होता है ना, चार्ज और चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, वही चार्ज जब चलना स्टार्ट कर देना तो चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स करता है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना मैग्नेट, तो ऐसे तो सच बात है कि मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल, और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट। तो अभी तक, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। ठीक है, लिखो उसमें, like pole attract each other, sorry, repel each other, like poles repel each other, और unlike poles attract each other। ठीक है, ये 12th में आकर, 12th नहीं 10th में जब आओगे ना, इसमें 10th क्लास में ये पूरा चैप्टर है जो पढ़ना है हम लोग को। अच्छा कभी एक्सपेरिमेंट देखे हो तुम लोग कि अगर एक वायर में करंट जा रहा है, उसके सामने एक कंपास, कंपास जानते हो सब लोग, जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है, याद है पहले घड़ी वगैरह में आता था। तो अगर किसी वायर में करंट जा रहा हो और उसके सामने वो कंपास लिया ना, तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये इतना इस पे जोर नहीं देना है। ठीक है, और ये कांटेक्ट होगा कि नॉन कांटेक्ट होगा? नॉन कांटेक्ट। याद है पोल को अगर दूर भी रखे तो अट्रैक्ट कर लेता है ना। लिखिए इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और बता। मस्कुलर फोर्स लिखो, ये सब फालतू फोर्स है, खाली 8th क्लास तक रहेगा ये, 9th के बाद ये सब फोर्स भूल जाना। लिखो मस्कुलर फोर्स। तेरे पास है मस्कुलर? हाँ, कितना? नहीं पता? ठीक ठाक है ना? लिखिए मस्कुलर। अच्छा ये फोर्स किसके कारण होगा? मसल्स के कारण। ठीक है, लिखो इट इज द फोर्स ड्यू टू, इट इज अ फोर्स ड्यू टू मसल्स ऑफ द बॉडी। तो अगर हम किसी पे मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं तो इसके लिए कांटेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जैसे इसी को पकड़ना है कस के, तो हमको इसको
फिजिकल कांटेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, तब ना मस्कुलर फोर्स लगा सकते हैं। तो कौन सा फोर्स हुआ? इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। और बता, ये तुम लोग क्या रिसर्च कर करके बता रहा है क्या? बता और मैकेनिकल फोर्स, और सब एक ही टाइप का जो है, मस्कुलर, मैकेनिकल, और बता बता बता। नहीं आता? अब हम बताना स्टार्ट करें? साउंड फोर्स होता है। हाँ तो नहीं ना, तब तुम लोग का खत्म, डब्बा खत्म पूरा। अब हम लिखाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला लिखो नॉर्मल फोर्स, ठीक है? नॉर्मल मतलब साधारण नहीं, इसको नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स कौन सा फोर्स है समझो ध्यान से। जैसे हम इस दीवार को ऐसे छू रखे हैं, एक्चुअल में तो ये मस्कुलर फोर्स ही लग रहा है, और अच्छे से पढ़ें तो जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होता है, जैसे मेरा जूता भी कांटेक्ट में है, इसमें कांटेक्ट में है, तो जब भी कांटेक्ट होता है तो उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। लिखो, व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, whenever two bodies are in contact, normal force act. Whenever two bodies are in contact, normal force acts. ठीक है? दूसरा लिखो टेंशन फोर्स। ये सब तुम्हारा बुक में नहीं मिलेगा। दूसरा लिखो टेंशन, सॉरी उसके बाद लिखो टेंशन फोर्स। ये टेंशन कब होता है? जब एग्जाम आता है, हाँ, जब परेशानी होता है। और टेंशन फोर्स कहाँ होता है? दिमाग में। ऐसे लिखेंगे? नहीं, वो वाला टेंशन नहीं है, ये तो बता रहे हैं, वो टेंशन वाला टेंशन नहीं है ये टेंशन कब होता है आप समझो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, एक धागा में, यहां समझो, एक धागा में किसी भारी चीज को लटका दिए, तो ये धागा खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो इस धागे के अंदर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, उसी को फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। अब इसको अगर समझना है तो मान के चलो, इसी को हम हाथ बांध दिए और ऐसे पंखा से लटका दिए और पैर में और भारी 100 किलो लटका दिए, तो इसका पूरा बॉडी में एक दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसका बॉडी खींचना चाहेगा, तो वही फोर्स जो क्रिएट हो रहा है इसके पूरे बॉडी में, कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। लिखिए, इट इज अ फोर्स in the body, it is a force in the body when it is stretched or compressed. It is a force in the body when it is stretched or compressed. When it is stretched or compressed. उसको दबाएंगे तब भी होगा। हाँ, दबाए नहीं, अगर तुमको ऊपर दोनों तरफ से ऐसे हम दबाएं तो भी टेंशन होगा कि नहीं तुमको? हाँ, तो खींचेंगे तो भी टेंशन होगा, और कंप्रेस करेंगे तो भी टेंशन होगा। ठीक है? तो इस टाइप के फोर्स को कौन सा बोलते हैं? टेंशन फोर्स। ठीक है? थर्ड लिखो, मतलब इसके बाद लिखो, कोई नाम सुने पूरे क्लास में इसका? कोई नहीं सुना होगा। सूडो का हिंदी में मतलब फेक। ये ऐसा फोर्स है जो फेक है, जो दिखता ही नहीं है पर लगता है। ठीक है ना? यानी एक तरह से बोल सकते हैं ना, एकदम भूतों वाला फोर्स है। तो कैसे भूतों वाला फोर्स है बताते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अभी समझना कि हम लोग सब एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक है? और हम ड्राइवर
ठीक है। तो मान के चलो, अच्छा वो ड्राइवर, बस और ड्राइवर छोड़ दो, अगर हम ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं, अगर हमको आगे जाना है तो हम तो खुद से भी जा सकते हैं, पर हम पे अगर कोई फोर्स लगाए तभी हम आगे जाएंगे, और हमको कोई पीछे खींचा तो पीछे चले जाएंगे। यानी हम, मेरा अगर आगे और पीछे जाना होगा तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा तभी हम आगे पीछे जा सकते हैं, या खुद चाहे तो ही जा सकते हैं। अब इमेजिन करो कि हम लोग सब एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम ड्राइवर हो गए, ठीक है, स्कूल बस से जाते हो ना सब लोग, नहीं तो अपना BMW, हाँ अच्छा वैन से, हाँ ठीक, चलो वैन ही ले ले, ठीक है, छोटा है तो वैन ले लेते हैं। तो मान के चलो कि अगर हम बस स्टार्ट किए और अचानक एक्सेलरेट किए, ठीक है, एकदम तुरंत स्पीड बढ़ाए, तो हम लोग जब ऐसे बैठते, मतलब हम ड्राइवर है, तुम लोग बैठे हुए, हम अचानक अगर स्पीड बढ़ाए तो सब तुम लोग सब ऐसे ही बैठे रहोगे कि पीछे चले जाओगे? पीछे जाते हो ना? तुम लोग खुद से पीछे जाना चाहे कि तुम लोग को कोई पीछे खींचा? पक्का ना? कोई तो ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ पीछे जा रहे हैं, खुद से तो नहीं गए, तो पीछे कोई खींचा होगा तभी तुम लोग पीछे गए। कौन खींचा है? बस तो आगे जा रहा है, तुम पीछे कैसे गया? अच्छा वो वही है, कौन है? सूडो फोर्स। हम बताएंगे वो कैसे लगता है वो, ठीक है। उसके बाद बस वाला आराम से 20 का स्पीड से नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं तो हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, अचानक कोई आ गया तो बस वाला अचानक अगर ब्रेक मारा तो किधर फेंका, मतलब किधर फेंकाएगा आगे? तो तुम लोग आगे तो जाना चाहे नहीं, तो इसका मतलब तुम लोग आगे, मतलब कोई तुमको आगे खींचा होगा तभी ना आगे गए। कौन लगा? एक और कहानी लेते हैं कि बस वाला अचानक सीधा चल रहा था, बस वाला सोचा कि चल एक टर्न मार लेते हैं, पूरा हैंडल ऐसे घुमाया तो किधर, आगे पीछे की साइड में? साइड में। फिर साइड में तुमको कोई खींचा, कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। समझ में आया? तो ये सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमको दिखता नहीं है पर लगता है। अब इसी को पता है हम लोग को समझाया कैसे गया है, ठीक है, इसको समझाया गया है इनर्शिया के हेल्प से। कैसे इनर्शिया के हेल्प से? तो बोला कि सबसे पहले हम रुके हुए थे तो हम हमेशा रुके हुए रहेंगे, बस वाला अचानक चल दिया तो इसीलिए हम तो रुके हुए थे ना, तो बस वाला चल दिया तो पैर आगे चल गया, मेरा बॉडी यहीं रह गया, तो इसलिए हमको लगा कि हम पीछे आ गए। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। उसके बाद जब हम चल रहे थे कांस्टेंट, तो पूरा बॉडी चल रहा था, अचानक बस ब्रेक मार दिया तो वो बस तो रुक गया पर मेरा बॉडी किसमें था? मोशन में। तो हम तो आगे जाना चाहेंगे, तो पैर तो रुक गया पर आगे वाला बॉडी आगे चला गया। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड, हम सीधा चल रहे थे, बस वाला अचानक इधर घुस गया तो मेरा ये तो इधर चला गया पर बॉडी मेरा इसी में रह गया, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया कितना टाइप का हुआ? 3 टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया? तो इसी सूडो फोर्स में सब लिख डालो, लिखो दिस फोर्स this force is only experienced। इस फोर्स को खाली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। This force can only be experienced and is a non-contact force, and is a non-contact force, ठीक है। और उसी के नीचे लिख लो there are 3 types of inertia, there are 3 types of inertia, there are 3 types of inertia। कौन कौन सा बता? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लिखिए, पहला लिखिए इनर्शिया, पहला लिखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
और एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। लिखो, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लिखो, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it will continue to be in rest. If a body is in rest, it will continue to be in rest. इसका मतलब अगर रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा। until and unless, until and unless a force is applied. याद है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? क्या था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ? किसी को पता है? किसी को भी? मतलब कि अगर एक आदमी रुका हुआ है, मान के चलो ये पेन रुका हुआ है, रुका है ना, ये कब तक रुका रहेगा? जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे, जिंदगी भर ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही फोर्स लगाएंगे ये मूव कर जाएगा। वही चीज लिखवाए हैं। क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। is in rest, it will continue to be in rest until and unless a force is applied. जैसे कि हम बस में बैठे थे तो हम बैठे ही रहते, हमको मूव कौन करवाया? और ड्राइवर था। वो बस लेके आगे चला गया पर मेरा बॉडी तो किसमें था? रेस्ट पे ही था। समझिए? तो इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है कि मान के चलो एक बैडमिंटन लेते हैं, ये यूट्यूब में देख सकते हो। वैसे बैडमिंटन लेते हैं ना, बैडमिंटन में क्या करना? पूरा धूल लगा देना इस सब वायर्स में। ठीक है, एक मिनट। कोई कनेक्ट मत करना। इसमें यूट्यूब भी चल जाता। एक मिनट। मोटू पतलू देखना है? देखते हैं अगर वो वीडियो मिल जाए तो।
देखो एक मिनट ध्यान से देखना, इसमें सीखने का बहुत चीज है। वो बैडमिंटन दिख रहा है, उस बैडमिंटन में धूल लगा लिए थे, ठीक है, और ऐसे रखे हुए थे। वो बॉल अचानक मारा ना, ठीक है, ये बॉल फोर्स किस पे लगाया? बैडमिंटन पे। डस्ट पार्टिकल पे फोर्स लगाया? तो हम लोग न्यूटन्स का वो इनर्शिया क्या पढ़े? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहले वो ये सब सारा धूल रेस्ट पर था कि नहीं था? था। तो बाद में भी वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो पता है इसमें हुआ क्या? ध्यान से अगर देखो, पहले वो धूल लगाया, देखो वो डस्ट पार्टिकल्स कुछ देर के लिए वहीं था, वो तो ग्रेविटी फिर उसको क्या किया? खींच लिया। पर एकदम थोड़े से समय के लिए अगर स्लो मोशन में देखा जाए तो वो डस्ट पहले जहां था वो कहां रहा? वहीं पे रहा। फोर्स किस पे लगा? बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन नीचे आ गया पर डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह गया। तो ये कौन सा इनर्शिया बता रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आया सबको? चलो वापस पढ़ाई में आता है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? नेक्स्ट लिखिए इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा? एक अगर आदमी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। लिखिए, लिख डालो खुद से, क्या लिखोगे? A body will remain in motion. Body will remain in motion until and unless until and unless until and unless a force is applied. इसमें अगर कुछ चलो इसको हम ही बताते हैं, ध्यान से समझना। इसको हम डायग्राम के थ्रू बताते हैं। जैसे कि मान के चलो कि एक कार है, तेरा नाम क्या है? शाश्वत। चश्मा वश्मा पहन, हाँ? कितना है? अच्छा, एक हो कि दो को? एक ही है ना? हाँ चलो, मान के चलो शाश्वत चश्मा वश्मा लगा के, है ना, पापा का कार के ऊपर मस्त बैठा हुआ है, ठीक है। तो पापा पहले एकदम नॉर्मल चला रहे थे, है ना, तो ये भी ऊपर बैठा हुआ है। मान के चल कि अचानक एक ब्रेकर टाइप का आ गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये कार गया 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 गया, ब्रेकर में जैसे आया इसके पापा ब्रेक लगा दिए। शाश्वत का क्या होगा? क्या लगता है क्या होना चाहिए? फेंका जाएगा किधर? आगे, ठीक है। तो बचाने के लिए यहाँ पानी वानी रख देते हैं ना, ठीक है। तो हुआ क्या कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जब जाके इस पे टकराएगा तो फोर्स किस पे लगा? कार पे लगा। इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो ये बेचारा मोशन में था, मोशन में था, ये बेचारा मोशन में ही रह गया, सीधा पानी में, ठीक है। तो ये कौन सा इनर्शिया हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आया? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहले रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट पे ही रहा। मोशन में, पहले मोशन में था तो बाद में भी मोशन में ही रहा। समझ में आया? एक तुम लोग एग्जांपल दो तो इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो खुद ही बहुत तेज चल रहा है फिर रुक गया फिर भी तो फिर करते हैं। ऐसे कार बहुत तेज चल रहा है फिर ब्रेक मारते हैं।
तो अच्छा, मतलब बहुत स्पीड चल रहा तो ड्राइवर है तोड़ के बाहर। तो ऐसा होता भी है बहुत, अगर हाई स्पीड में कार चला रहा होता है आदमी और अचानक एक्सीडेंट होता है, तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि सामने, ये तो चलो हैंडल, तुम तो फेंकाएगा ही, तुम तो यहाँ, तुम्हारा कोई चांस नहीं है बचने का। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, खुद गाड़ी का ब्रेक। हाँ वो भी एक है। गाड़ी तो रुक गया, तो फोर्स, वो तो फोर्स लगा के गाड़ी रोक लिया अपना, पर शाश्वत तो वहीं गिरेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। और बताओ, क्योंकि बहुत सारा एक्सीडेंट में ऐसा होता है, जैसे ड्राइवर तो वो पकड़ा रहता है ना हैंडल, उसके बाजू वाला क्या कर रहा होता है, मजे से बैठा रहता है, उसको कोई अंदाजा नहीं क्या होने वाला है। अगर अचानक एक्सीडेंट बहुत हाई स्पीड से होता है तो वो आदमी इस कांच तोड़ के भी बाहर निकल जाता है, ऐसा होता भी है रियल में। ठीक है, चलो हटाओ ये सब। तुम लोग एक एग्जांपल बताओ इनर्शिया ऑफ मोशन का, सोच के कि सर देखो सर पहले भी ऐसे ही था, बाद में भी ऐसे रह गया, कुछ थोड़ा अपना दिमाग लगा के बताओ कुछ। बता बता, कुछ सोचो, ट्रक उरक कार वार छोड़ के अब कुछ अपना बुद्धि लगाओ। बोलो, सोचो सोचो सोचो। कुछ सोच पा रहे हो? अच्छा, होमवर्क लिखिए, एक एक सब अपना अपना सोच के आएगा। अब पापा को एक्सपेरिमेंट करवा लेना। ठीक है, एक एक एग्जांपल सब सोच के आना, किसका किसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का भी सोच के आना। जैसे बैडमिंटन का एग्जांपल हम दिए ना, एक और एग्जांपल दे क्या? दे। अच्छा, एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, मतलब एक एक वीडियो दिखाते हैं, उसमें तुमको ये बताना है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है कि इनर्शिया ऑफ मोशन का। अभी हमको दिखा था वो, चलेगा ये? ग्लास व्लास को कुछ हुआ? अब बताइए किसका एग्जाम्पल हो सकता है? अच्छा, लिखा हुआ है अच्छा अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब बॉटल वॉटल किसी पे कोई फोर्स नहीं लगा था, पहले भी वो रेस्ट पर था, अभी भी वो किस में है? रेस्ट में। वो नीचे वाला टावल निकल के चला गया, लेकिन अभी वो किस में रह गया? रेस्ट में। तो इसी टाइप से अब तुम लोग को सोच के आना है, एक एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, एक एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन का। नेक्स्ट लिखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लिखो, a body will remain in same direction, a body will remain in same direction, a body will remain in same direction until and unless, until and unless, until and unless a force is applied। ठीक है,
कोई एग्जांपल तुम लोग सोच सकते हो? एक तो हम वो कार वाला बताए, हाँ भैया, अच्छा आ रहा है, 1 मिनट। तुम लोग 2 मिनट तक सोचो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल, कि पहले भी वो इसी डायरेक्शन में था, बाद में भी वो सेम डायरेक्शन में रह गया। ट्राई करो, सोचो। हम 2 मिनट में आ रहे हैं।
सोचिए सरस्वत नहीं वापस उसी में अगर आते हैं यही काम यही शाश्वत है ना। और अगर इसके पापा गाड़ी को घुमा दिए, ये भी घूम जाएगा, ये पृथ्वी में पानी भी। ठीक है, इस बार पापा कार तो रोके नहीं, सीधा ही जा रहे थे, लेकिन हमने डायरेक्शन क्या किया, चेंज कर दिया। कार का डायरेक्शन चेंज कर लिया, ये कर पाया क्या? ये जिस डायरेक्शन में था अभी भी उसी डायरेक्शन में आएगा और आगे जाके पानी नहीं गिरे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? फटाफट एक जल्दी से 10 मिनट का रिकैप करिए, क्या क्या पढ़ा है, क्वेश्चन पूछेंगे। अब पढ़ाते तो पीछे ही है, 10 मिनट फटाफट रिकैप करिए।